नमस्कार। हनुमानगढ़ राजस्थान से मैं आनंद जैन आपके पसंदीदा YouTube चैनल श्रीदेवी क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। हमारी क्लास 12th की फिजिक्स में हिंदी वीडियो की इस सीरीज में आज जानते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी के बारे में, विद्युत प्रतिरोधकता के बारे में, और जानते हैं वो कौन से कारक हैं जो एक विद्युत चालक की प्रतिरोधकता को प्रभावित करते हैं, और समझते हैं ये जो यांत्रिक कार्य हैं, कठोरीकरण या मृदुलीकरण, हार्डनिंग या एनीलिंग, वो किस तरह से प्रतिरोधकता को बदल देते हैं। एक चालक में अशुद्धि से प्रतिरोधकता पर क्या असर आते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण ताप किस तरह से प्रतिरोधकता को प्रभावित करता है, और प्रतिरोध ताप गुणांक क्या हैं, और उनसे संबंधित संख्यात्मक प्रश्न परीक्षाओं में कैसे आते हैं, सभी समझते हैं। शुरू करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। हमने ओम के नियम नामक एक वीडियो में जाना था कि प्रतिरोध चालक का वह गुण है जो स्वयं में धारा प्रवाह का विरोध करता है और धारा प्रवाह के लिए समान अनुपात में विभव की मांग करता है। इस ओम के नियम लर्निंग वीडियो की लिंक यहाँ एंड स्क्रीन पे इस वीडियो के साथ दी हुई है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। ये जो प्रतिरोध है वो ओमिक चालकों में, जिनमें धारा और विभव के बीच में समानुपाती संबंध है और मूल बिंदु से गुजरती हुई सरल रेखा धारा विभव अभिलक्षण को दर्शाती है, उसमें प्रतिरोध का मान अलग अलग विभव मान पे समान अनुपात में धारा के परिवर्तन होने के कारण एक नियतांक रहता है। प्रतिरोध परिपथ में लगाए गए विभव या परिपथ में बहने वाली धारा के मान पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन यही प्रतिरोध चालक की ज्यामिति, लंबाई, काट क्षेत्रफल या पदार्थ की प्रकृति, प्रतिरोधकता के साथ ये पीली हाईलाइट में आया हुआ रिलेशन रखता है। जहां ये प्रतिरोधकता है वो उस प्रतिरोध मान के बराबर होगी जो चालक की 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से प्राप्त होगा, और इस प्रतिरोधकता रो को हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। ये प्रतिरोधकता चालक की चालकता की व्युत्क्रम होती है, और एक चालक में चालकता एकांक आयतन में मुक्त आवेश वाहकों की संख्या और गतिशीलता के गुणन से इस सूत्र अनुसार एनी म्यू के बराबर चालकता है, और चालकता का उल्टा प्रतिरोधकता है। यहाँ गतिशीलता चालक में मुक्त आवेश वाहक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर विद्युत क्षेत्र के आरोपण से जो अपवाह वेग बनता है उसको निरूपित करती है, और एकांक विद्युत क्षेत्र तीव्रता पर बनने वाला अपवाह वेग ही चालक की गतिशीलता कहलाता है। और गतिशीलता का मान अपवाह गति करते हुए इलेक्ट्रॉनों के बीच में टक्कर के औसत काल पे निर्भर करता है, जिसे हम विश्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि प्रतिरोधकता पदार्थ की ज्यामिति या प्रतिरोध मान पे तो निर्भर नहीं करेगी, लेकिन उसकी प्रकृति कैसी है, आंतरिक संरचनाएं कैसी है, अपवाह गति के दौरान इलेक्ट्रॉनों में टक्करों का काल कितना रहता है, और तापमान जैसी भौतिक स्थितियां क्या है, उन पर निर्भर करती है। और आज के इस लर्निंग वीडियो में हम जानेंगे कि एक चालक की प्रतिरोधकता किन कारकों पे किस तरह से निर्भर करती है। हालांकि प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन हम चालक की प्रतिरोधकता पर यांत्रिक कार्य और अशुद्धियों के प्रभाव को पहले अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों स्थितियों में चालक पदार्थ की आंतरिक संरचना में एक जैसे परिवर्तन होते हैं। जब हम किसी चालक पदार्थ को अधिक गर्म करके और तत्पश्चात बहुत तेजी से ठंडा करते हैं तो इस क्रिया को हम हार्डनिंग, कठोरीकरण कहते हैं। इसी तरह से किसी शुद्ध चालक पदार्थ में अगर हम अशुद्धि की मात्रा बढ़ाते हैं, एलोइंग करते हैं, अशुद्धि बढ़ाते हैं, तो इन दोनों ही क्रियाओं में कठोरीकरण करने पे या अशुद्धि की मात्रा बढ़ाने पे जो चालक पदार्थ की नियमित परमाणु जालक संरचना होती है उसमें विकृतियां आ जाती हैं, क्योंकि अशुद्धि परमाणु का आकार मूल परमाणु से भिन्न हो सकता है। तेजी से ठंडा करने पे परमाणु जालक में अनियमित रूप से स्थान ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह से जो पदार्थ में अतिरिक्त विकृतियां आ जाती हैं जालक संरचना में, वो अपवाह गति करते हुए इलेक्ट्रॉनों पे टक्करों की संख्या बढ़ा देंगी, और जब टक्करें ज्यादा तेजी से कम समय में होने लगेगी तो इससे विश्रांति काल, जो टक्कर से पहले अपवाह गति करते हुए इलेक्ट्रॉनों को त्वरित करके अपवाह वेग देता है, वो घट जाएगा। उससे चालक पदार्थ की गतिशीलता और चालकता सभी कम हो जाएंगे, और ऐसी स्थिति में चालकता का व्युत्क्रम, प्रतिरोधकता और विद्युत प्रतिरोध दोनों के मान बढ़ जाएंगे। जैसे समझा जा सकता है, अगर एक तांबे को गर्म करके तेजी से ठंडा करके हार्डनिंग की गई है तो प्रतिरोधकता का मान अधिक हो गया है। इसी तरह से अगर एक शुद्ध विद्युत अपघट्य प्रकार का अत्यधिक परिशुद्ध 99.99% शुद्धता वाला अगर तांबा लिया जावे तो उसकी प्रतिरोधकता काफी कम 1.7 × 10⁻⁸ ओम मीटर की कोटि की है। लेकिन अगर इसी तांबे में 10% निकल मिला दिया जावे तो हम पाते हैं कि प्रतिरोधकता 10 से 12% बढ़ गई है। इसी तरह से अगर इसी तांबे में निकल की मात्रा को बढ़ाकर 25% तक कर दिया जाता है तो अशुद्धि की मात्रा बढ़ाने पे प्रतिरोधकता शुद्ध तांबे के बजाय लगभग
दोगुनी हो गई है और अगर हम अशुद्धि की मात्रा और ज्यादा करते हैं तो हम पा रहे हैं कि प्रतिरोधकता का मान 3 से 4 गुना तक भी अधिक हो सकता है। तो चाहे हम पदार्थ में अशुद्धि मिलाएं या कठोरीकरण की क्रिया करें, दोनों ही स्थितियों में जब चालक की नियमित परमाणु जालक संरचना विकृत हो जाती है तो अपवागति करते हुए मुक्त आवेशवाहक इलेक्ट्रॉनों में टक्करें अधिक होने से पदार्थ की प्रतिरोधकता और प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। यदि एक अनियमित जालक संरचना वाला चालक पदार्थ अत्यधिक कठोर और भंगुर है तो उसे मृदु बनाने के लिए, एनीलिंग करने के लिए हम गर्म करने के बाद बहुत धीरे धीरे समय लेकर सतत रूप से ठंडा करते हैं और इस ठंडा करने की प्रक्रियाओं में हम कई दिन तक का भी समय ले सकते हैं और ऐसी स्थिति में पदार्थ न केवल यांत्रिक रूप से मृदु हो जाता है, उसे आसानी से मनचाही आकृति दी जा सकती है, उसकी वैद्युत चालकता भी जालक संरचना नियमित सुपरिभाषित होने से प्रतिरोधकता का मान भी कम हो जाता है। और यही बात हम अशुद्ध पदार्थ में अगर शुद्धता की कोटि बढ़ाते हैं और परिशुद्ध विद्युत अपघट्य प्रकार का तांबा लेते हैं जिसमें अत्यधिक शुद्धता है तो हम पाते हैं कि प्रतिरोधकता का मान शुद्धता प्राप्त करने के साथ साथ कम हो जाता है। तो हम शुद्ध पदार्थ या एनील्ड मृदुकृत पदार्थ का इस्तेमाल मोटर वाइंडिंग में करते हैं ताकि हमारी न केवल प्रतिरोधकता कम है वाइंडिंग वायर की, उसमें मनचाही आकृति देना भी सहज हो गया है। वहीं कोई विशेष आवश्यकताओं में जब हमें लागत घटानी हो या कुछ यांत्रिक मजबूती चाहिए पदार्थ की तो हम हार्डनिंग या एलोइंग करते हैं और दोनों स्थितियों में चाहे आप कठोरीकरण की क्रिया करें या मिलावट करके मिश्र धातु निर्मित करें, प्रतिरोधकता का मान बढ़ जाएगा। अध्ययन की दृष्टि से प्रतिरोधकता पर तापमान का प्रभाव सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। धात्विक चालकों में जब हम तापमान में वृद्धि करते हैं तो हमारे जो मुक्त आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन हैं उनकी तापीय गति में वृद्धि हो जाती है। यदर्श तापीय गति करते हुए यही इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में दिशा विशेष में जो अपवा गति करते हुए आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन हैं उनके साथ टक्करें ज्यादा करेंगे और ऐसी स्थिति में जब टक्करें अधिक संख्या में कम समय में होने लगेगी, जो टक्करों के बीच का त्वरण काल है जिसे हम विश्रांति काल रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं वो कम हो जाएगा। उससे इलेक्ट्रॉनों के पास अपवा वेग कम आएगा, हम कहेंगे गतिशीलता कम हो गई और ऐसी स्थिति में चालक पदार्थ की चालकता भी घट जाएगी। तो हम पाते हैं कि तापमान बढ़ाने से टक्करें बढ़ती हैं और इससे चालक पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध और प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी। हम समझ सकते हैं कि ताप बढ़ाने से मुक्त आवेशवाहक इलेक्ट्रॉनों का तापीय वेग बढ़ गया है, उससे टक्करें ज्यादा होने लग गई है, टक्कर काल कम हो गया है और टक्कर काल कम होने से गतिशीलता और चालकता कम हो गई है और चालकता का उल्टा प्रतिरोधकता और प्रतिरोध का मान बढ़ गया है। यहाँ ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि चालक पदार्थों में ताप का परिवर्तन करने से मुक्त आवेशवाहकों का संख्या घनत्व अपरिवर्तित रहता है। सभी बाह्य कक्ष के इलेक्ट्रॉन सामान्य कक्ष ताप स्थितियों पे मुक्त अवस्था में रहने वाले होते हैं और ताप घटाने या बढ़ाने से उनकी संख्याओं में फर्क नहीं आने वाला है। हम इसे उल्टा भी समझ सकते हैं, जब हम चालक पदार्थ में ताप को घटाते हैं तो तापीय वेग कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में अपवा गति करते हुए इलेक्ट्रॉनों के साथ टक्करें कम होने लगती हैं, टक्कर काल अधिक होने से गतिशीलता और चालकता बढ़ जाएगी और प्रतिरोधकता और प्रतिरोध घट जाएंगे। तो हम समझ सकते हैं कि एक चालक में ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है और ताप घटाने से प्रतिरोध घटता है। ताप और प्रतिरोध एक जैसे परिवर्तन रखते हैं। सभी चालक पदार्थों में तापमान वृद्धि करने पर प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में वृद्धि होती है और जो शुद्ध चालक पदार्थ होते हैं जैसे तांबा, निकल, प्लेटिनम, इनमें ताप वृद्धि के साथ प्रतिरोध में परिवर्तन उच्च संवेदनशीलता रखता है। थोड़ा सा ही ताप परिवर्तन अच्छा खासा प्रतिरोध में परिवर्तन कर सकता है। जो तांबा है इसमें प्रतिरोध में परिवर्तन और ताप में परिवर्तन रेखीलता कम रखता है, लेकिन निकल की प्रतिरोधकता और ताप में परिवर्तन -50 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रेखीलता रखती है और प्लेटिनम में जो प्रतिरोधकता में परिवर्तन है वो ताप के परिवर्तन के साथ बड़ी परास में रेखीलता रखता है। और निकेल और प्लेटिनम का ये गुण जिनमें एक समान रूप से प्रतिरोधकता ताप के साथ परिवर्तित होती है, उस गुण का इस्तेमाल हम प्रतिरोध मापन करके ताप के मापन करने में करते हैं। वहीं कुछ मिश्र धातु हैं जैसे कांस्टेंटन और मैग्नीन, इनमें ताप का परिवर्तन करने पर प्रतिरोधकता में बहुत मामूली सा परिवर्तन होता है। कांस्टेंटन एक तांबे और निकल की मिश्र धातु है जिसे यूरेका नाम से भी जाना जाता है। इसमें आमतौर पे 55 से 60% तांबा और 40 से 45% निकल होता है। इसका नाम ही बता रहा है कि इसकी प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मान ताप के साथ नियत कांस्टेंट रहता है, इसीलिए इसे कांस्टेंटन कहा गया है। कांस्टेंटन तांबे के साथ एक ताप युग्म बना लेता है और उससे ताप विद्युत वाहक बल की त्रुटियां मापन में आ सकती है। इन त्रुटियों से मुक्त रहने के लिए
हम एक दूसरी मिश्र धातु मैंगनीन का इस्तेमाल करते हैं। मैंगनीन मिश्र धातु में 84% तांबा है, 12% मैग्नीज है और 4% निकल की मात्रा है। इन दोनों कांस्टेंटन और मैंगनीन या अन्य मिश्र धातुओं में भी अशुद्धि के कारण पहले से ही जालक संरचना में परमाणु अव्यवस्थित हो गए हैं और इनकी प्रतिरोधकता टक्करें अधिक होने के कारण पहले से ही ज्यादा होती है। और जब तापमान में वृद्धि करते हैं तो जालक संरचना में जो अतिरिक्त विकार आते हैं, विकृतियां आती हैं, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहती है, क्योंकि जालक संरचना पहले ही अशुद्धि के कारण काफी अव्यवस्थित रूप रखती है। इसलिए ताप बढ़ाने पे भी प्रतिरोधकता में वृद्धि नगण्य रहती है। कार्बन जो एक प्रकार का अधात्विक रूप होने के बावजूद भी चालक है और कुछ अर्धचालकों में जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन इत्यादि में प्रतिरोध का ताप के साथ परिवर्तन, ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध का घटना धातुओं से विपरीत प्रकृति रखता है। और इसका मुख्य कारण है कि कार्बन और अर्धचालकों में सहसंयोजी बंधन होते हैं। दो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करके परमाणुओं में बंधन बनते हैं और तापीय ऊर्जा के कारण इस प्रकार के सहसंयोजी बंधन टूटने लगते हैं और इनके टूटने से धारा चालन के लिए आवेशवाहकों की संख्या बढ़ने लगती है। और जब हम ताप बढ़ाते हैं और आवेशवाहकों की संख्या बढ़ती है तो भले ही गतिशीलता में हल्की सी कमी आए, लेकिन चालकता जो आवेशवाहकों की संख्या और गतिशीलता का गुणनफल है, आवेशवाहकों की संख्या घनत्व में तीव्र वृद्धि हुई है ताप बढ़ाने से और गतिशीलता में मामूली सी कमी हुई है और उन दोनों के गुणा से चालकता ताप बढ़ाने से बढ़ी है। और जब चालकता बढ़ी है तो निश्चित है प्रतिरोधकता घट गई है और प्रतिरोध भी घट गया है। और ये बहुत तीव्र सा ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध में परिवर्तन यहाँ चरघातांक के रूप से अर्धचालकों में प्रदर्शित होता है। और ये इसके ठीक विपरीत अगर हम ताप घटाते हैं तो बंधन कम टूटते हैं, इससे आवेशवाहकों की संख्या घटती है और जब आवेशवाहकों की संख्या घटती है तो चालकता घट जाती है और उससे प्रतिरोधकता और प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जहां धातु में प्रतिरोध ताप एक जैसा व्यवहार रखते थे, एक बढ़ाने से दूसरा बढ़ रहा था और ताप घटाने से प्रतिरोधकता घट रही थी, वहीं अर्धचालक और कार्बन में प्रतिरोध और ताप में विपरीत प्रवृत्ति है। अगर ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध घटता है और ताप घटाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है। किसी भी चालक पदार्थ में ताप के साथ प्रतिरोध के परिवर्तन को अध्ययन करने का सबसे बेहतरीन तरीका प्रतिरोध का तापीय गुणांक TCR है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर किसी चालक का शुरुआती ताप पर प्रतिरोध का मान R0 है और T ताप परिवर्तन पे अगर ये RT हो जाता है तो प्रतिरोध में जो परिवर्तन है वो बाद का प्रतिरोध और शुरू के प्रतिरोध का अंतर है। और देखा गया कि प्रतिरोध में जो ताप परिवर्तन से परिवर्तन आता है वो ताप में किए गए परिवर्तन की मात्रा के समानुपाती है अगर दूसरी स्थितियां स्थिर रहे। तो अगर हम ताप में हुए परिवर्तन को 2 गुना कर देंगे तो प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन भी उसी प्रतिरोध में उन्हीं स्थितियों में 2 गुना हो जाएगा। प्रतिरोध में होने वाला ये जो परिवर्तन है वो प्रतिरोध के शुरुआती मान के भी समानुपाती है। एक छोटे प्रतिरोध में ताप बदलने पे प्रतिरोध कम बदलेगा और एक बड़े मान के प्रतिरोध में ताप का परिवर्तन उतना ही करने पर प्रतिरोध में परिवर्तन अधिक होगा। 1 ओम की बजाय अगर हम 10 ओम में ताप परिवर्तन करें तो समान ताप परिवर्तन पे 10 ओम में होने वाला प्रतिरोध परिवर्तन 1 ओम की तुलना में 10 गुना ज्यादा होगा। ये दोनों समानुपाती संबंध प्रतिरोध में हुआ परिवर्तन ताप में हुए परिवर्तन के समानुपाती है और प्रतिरोध में हुआ परिवर्तन प्रारंभिक प्रतिरोध के समानुपाती यानी एक साथ जोड़ा जा सकता है। और इस समानुपाती संबंध को एक बराबर का समीकरण बनाने के लिए एक स्थिरांक का इस्तेमाल किया जाता है और इस स्थिरांक को जिसे हम अल्फा से इंकित कर रहे हैं प्रतिरोध का तापीय गुणांक टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस TCR कहते हैं। और ये TCR किसी एक ताप विशेष पे किसी एक पदार्थ के लिए नियत है, लेकिन ताप बदलने पे और अलग अलग पदार्थों के लिए प्रतिरोध के तापीय गुणांक के अलग अलग मान हो सकते हैं। यहाँ हम प्रतिरोध के तापीय गुणांक को परिभाषित कर सकते हैं। ये प्रतिरोध में हुआ वो परिवर्तन है जो एकांक ओम प्रतिरोध में 1 डिग्री सेल्सियस तापांतर से प्राप्त होता है। अगर हमारे पास 1 ओम का प्रतिरोध है और उसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बदल दिया गया है तो उसके प्रतिरोध में जो परिवर्तन हो रहा है वही उसका प्रतिरोध का तापीय गुणांक कहलाएगा। और हमने देखा कि धातुओं में जब हम ताप बढ़ाते हैं, ताप में परिवर्तन धनात्मक स्वरूप रखता है तो प्रतिरोध में भी वृद्धि हो रही है, यानी प्रतिरोध का परिवर्तन भी धनात्मक है और धनात्मक का अनुपात TCR धातुओं के लिए धनात्मक है। अगर हम ताप को घटाते हैं तो प्रतिरोध भी घटता
होता है, यानी ताप में परिवर्तन भी ऋणात्मक चिन्ह रखता है और ताप में परिवर्तन भी ऋणात्मक चिन्ह रखता है। और यह अनुपात प्रतिरोध तापीय गुणांक धातुओं के लिए ताप घटाने की स्थिति में भी धनात्मक मान रखता है। शुद्ध धातुओं के लिए प्रतिरोध का तापीय गुणांक मान में अधिक होता है, इसलिए ताप का परिवर्तन करने पर प्रतिरोध में परिवर्तन अधिक होगा, जबकि कांस्टेंटन और मैंगनीज जैसी मिश्र धातुओं के लिए प्रतिरोध का तापीय गुणांक काफी अल्प मान का होता है और ताप में परिवर्तन करने पे भी प्रतिरोध के मान में मामूली सा परिवर्तन होता है। वहीं अर्धचालक सेमीकंडक्टर में ताप का परिवर्तन और प्रतिरोध का परिवर्तन विपरीत प्रकृति का है। अगर इन दोनों में से एक धनात्मक है तो दूसरा ऋणात्मक है, एक को बढ़ाने पे दूसरा घटता है। और ऐसी स्थिति में ये जो प्रतिरोध है वो तो स्वयं ऋणात्मक होता नहीं है, प्रतिरोध का तापीय गुणांक ऋणात्मक प्राप्त होगा। तो कार्बन और सेमीकंडक्टर के लिए TCR प्रतिरोध का तापीय गुणांक ऋणात्मक होता है। प्रतिरोध के परिवर्तन को बाद का प्रतिरोध और शुरू के प्रतिरोध के अंतर के रूप में जब रखें और शुरू के प्रतिरोध मान का पक्ष रूपांतरण करें और उसे उभयनिष्ठ भी ले लेते हैं, तो हम पाते हैं कि किसी ताप T तापांतर पे जो नया प्रतिरोध होगा वो शुरुआती प्रतिरोध के साथ 1 + अल्फा डेल्टा T ये नीले फ्रेम में आए हुए संबंध को रखता है। अगर हमें शुरुआती ताप पे प्रतिरोध का मान ज्ञात है, पदार्थ का प्रतिरोध तापीय गुणांक मालूम है, तो तापांतर डेल्टा T पश्चात नया प्रतिरोध का मान क्या होगा ये ज्ञात किया जा सकता है। एक ही धात्विक चालक के लिए चालक के पदार्थ को बिना बदले और ज्यामिति को भी बगैर बदले दो अलग अलग ताप T1 और T2 पे चालक में बहने वाली धारा और उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के बीच में लेखा चित्र T1 ताप पे भूरे सरल रेखा से और T2 ताप पे नीली रेखा से दिखाए गए हैं। और जब धारा को ऊर्ध्व अक्ष पे और विभव को क्षैतिज अक्ष पे लिया गया है तो पूछा गया है कि इन दोनों ताप T1 और T2 में से अधिक मान का ताप, उच्च मान का ताप कौन सा है। हमें जानकारी है कि धातुओं में ताप की वृद्धि से प्रतिरोध का मान बढ़ता है और इन दोनों सरल रेखाओं में कौन से ताप का प्रतिरोध अधिक मान का है वही ताप अधिक मान का होगा। और क्योंकि प्रतिरोध विभव और धारा का अनुपात होता है और इस अनुपातिक गणना को तुलनात्मक रूप से सरल समझने के लिए हर में जो धारा आई है उसे अगर एक समान लेते हुए दोनों ताप T2 और T1 ताप की संगत विभव क्रमशः V2 और V1 अगर हम लेखा चित्र से प्राप्त करें तो हम कह सकते हैं कि T1 ताप का प्रतिरोध V1/I है और T2 ताप पे प्रतिरोध R2 V2/I है। समान I पे क्योंकि V1 का मान V2 से ज्यादा है तो निश्चित है T1 ताप पर जो प्रतिरोध R1 हम ज्ञात कर रहे हैं उसका मान R2 से ज्यादा है। और धातुओं में ताप बढ़ाने पे ही प्रतिरोध बढ़ता है तो निश्चित है R1 प्रतिरोध जो अधिक है उसका ताप भी अधिक है, T1 का मान T2 से अधिक होगा। हम इस प्रश्न को ऐसे भी कर सकते थे क्योंकि धारा विभव लेखा चित्र में धारा ऊर्ध्व अक्ष पे है और V और I के बीच में जो प्रतिरोध की सरल रेखा है वो क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उस कोण का टेंजेंट स्लोप ढाल है और ढाल प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ T2 का ढाल अधिक है यानी T2 प्रतिरोध जो R2 है वो कम है और ऐसी स्थिति में जब R2 कम है R1 ज्यादा है तो R1 का संगत ताप T1 भी T2 से ज्यादा है। यह संख्यात्मक उदाहरण स्पष्ट कर देगा कि शुद्ध धातुओं में ताप के परिवर्तन से प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन काफी संवेदनशीलता के साथ अच्छे मान का होता है। हमें दिया गया है कि कक्ष के तापमान 20 डिग्री सेल्सियस पे एक पंखे में तांबे की वाइंडिंग का जो इस्तेमाल किया है उसका प्रतिरोध 100 ओम प्राप्त हुआ है। यदि इसी वाइंडिंग को जब पंखा इस्तेमाल किया जाता है और छत्तियों से वाइंडिंग गर्म हो जाती है तो कार्यकारी तापमान वाइंडिंग का 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। हमसे पूछा गया है कि गर्म 100 डिग्री सेल्सियस की स्थिति में पंखे की वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या हो जाएगा। हमें दिया हुआ है कि 20 डिग्री सेल्सियस पे तांबे का प्रतिरोध का तापीय गुणांक TCR अल्फा 0.004 पर डिग्री सेल्सियस है। यहाँ TCR का ये जो अंकिक संख्यात्मक रूप दिख रहा है वो प्रतीत होता है जैसे ये काफी छोटा मान है, लेकिन ये प्रतिरोध में हुआ वो परिवर्तन है जो प्रति ओम पर डिग्री सेल्सियस हो रहा है। तो जब तापांतर अच्छा खासा हो और प्रारंभिक प्रतिरोध भी अच्छा हो तो प्रतिरोध में कुल परिवर्तन काफी बड़ा हो जाएगा, भले ये अंक छोटा दिखता है। यहाँ हमें दिया हुआ है कि ठंडी 20 डिग्री सेल्सियस की स्थिति में कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, तांबे की प्रतिरोध तापीय गुणांक 0.004 पर डिग्री सेल्सियस है और गर्म अवस्था में ताप जो 100 डिग्री सेल्सियस हो गया है वो बता रहा है कि तापांतर 20 से 100 80 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। हमें पता है कि प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन तापांतर के समानुपाती है, वो प्रारंभिक प्रतिरोध के भी समानुपाती है और समानुपाती संबंध का स्थिरांक प्रतिरोध का तापीय गुणांक कहलाता है। यहाँ प्रतिरोध में हुए परिवर्तन को शुरू का प्रतिरोध और बाद का प्रतिरोध के रूप में लिखें तो हम कह सकते हैं कि बाद का प्रतिरोध
आर नोट को अगर हम दूसरी तरफ लेके कॉमन कर लेते हैं तो वो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी से गुणा होके आर नोट से बाद का प्रतिरोध आ जाएगा। यहाँ अल्फा प्रतिरोध का तापीय गुणांक 0.004 हमें दिया हुआ है। तापांतर 20 और 100 में अंतर 80 डिग्री हो गया है और प्रारंभिक प्रतिरोध 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे पंखे की वाइंडिंग का 100 ओम दिया हुआ था। यहाँ 0.004 को जब हम तापांतर 80 से गुणा करते हैं तो ये 0.321 के साथ जुड़ के 1.32 हो गया है और ये बता रहा है कि हमारा प्रतिरोध जो 20 डिग्री सेल्सियस पे 100 ओम था वो 32% बढ़ के 132 ओम हो गया है, मामूली से ही ताप वृद्धि 20 से 100 डिग्री सेल्सियस होने पर। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि कमरे के तापमान 27 डिग्री सेल्सियस पे एक तापक अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। आमतौर पे हम तापक अवयव के लिए नाइक्रोम जैसी मिश्र धातुओं का इस्तेमाल करते हैं जिनकी प्रतिरोधकता अधिक होती है और वो उच्च ताप पे भी बिना गले स्थायी रूप से वातावरण की परिस्थितियों में कार्यरत कर सकते हैं। पर साथ ही साथ इनमें एक और खूबी है कि इनका प्रतिरोध का तापीय गुणांक काफी अल्प होता है ताकि गर्म कार्यकारी स्थितियों में भी इनका प्रतिरोध का मान बहुत ज्यादा नहीं बदले। और हमें कहा गया कि हमारा तापक अवयव का गर्म कार्यकारी स्थितियों में प्रतिरोध बढ़कर 117 ओम पाया जाता है, तो इसका गर्म स्थितियों में ताप का क्या मान है ये हमें ज्ञात करना है। तो हमें दिया हुआ है कि ठंडी 27 डिग्री की सेल्सियस में प्रतिरोध 100 ओम है, गर्म स्थितियों में प्रतिरोध बढ़कर 117 ओम हो गया था और प्रतिरोध का तापीय गुणांक 1.7 इंटू 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस काफी कम है। मिश्र धातुओं में टीसीआर कम होते हैं, नाइक्रोम का भी टीसीआर या इस तापक अवयव का भी टीसीआर कम है। हमने प्रतिरोध तापीय गुणांक की परिभाषा जानी है। ये प्रतिरोध में हुआ वो परिवर्तन है जो प्रति एकांक प्रारंभिक प्रतिरोध प्रति एकांक तापांतर से होता है और प्रतिरोध का तापीय गुणांक हमें दिया हुआ है 1.7 इंटू 10⁻⁴ और शुरुआती 27 डिग्री पे प्रतिरोध और बाद में गर्म स्थितियों में प्रतिरोध का अंतर 17 ओम आ गया है। शुरुआती 27 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध 100 ओम हमें दिया हुआ था और अगर गर्म स्थितियों में ताप T है तो ये तापांतर T-27 हो गया है। हम पक्ष रूपांतरण करें तो तापांतर को लिख सकते हैं कि वो प्रतिरोध परिवर्तन 17 से प्रारंभिक प्रतिरोध और अल्फा का भाग देने से ये स्वरूप गणना करने पे 1000 आ गया है। और अगर हम 27 को दूसरी तरफ ले जाएं तो हम पा सकते हैं कि तापक अवयव का गर्म स्थिति में ताप 1027 डिग्री सेल्सियस है। मिश्र धातु जैसे तापक अवयव में प्रतिरोध का तापीय गुणांक जब कम होता है तो काफी अधिक तापांतर 1000 डिग्री सेल्सियस होने पे भी मामूली सा ही प्रतिरोध परिवर्तन होता है। ये सांख्यिक उदाहरण परीक्षा की दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण तथ्य का प्रयोग करता है कि प्रतिरोध का तापीय गुणांक ताप बदलने पे बदल सकता है और अगर हमें तुलना करनी हो तो हमें एक ही ताप पर प्रारंभिक प्रतिरोध को लेना है। यहाँ इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि ताप मापन के लिए हम प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का इस्तेमाल करते हैं और प्लेटिनम तार का हिमांक बिंदु पर बर्फ बनने की स्थितियों पर 0 सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध 5 ओम है और वाष्प बिंदु जहाँ जल वाष्प बनता है 100 डिग्री सेल्सियस पे वहां प्रतिरोध 5.23 ओम है। अगर इसी प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी को एक गर्म बाथ में जहां उच्च ताप है वहां रखा जाता है तो प्लेटिनम तार का प्रतिरोध 5.795 ओम जो कि वाष्प बिंदु स्थिति के भी प्रतिरोध से अधिक प्रतिरोध है हो जाता है। हमें इस गर्म स्थिति के तापमान की गणना करनी है। हमें दिया हुआ है कि 0 सेल्सियस पे प्रतिरोध 5 ओम है, 100 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध 5.23 ओम है और गर्म स्थितियों में प्रतिरोध 5.795 है जिसका तापमान हमें पता करना है। हमें पता है कि प्रतिरोध में हुआ परिवर्तन प्रारंभिक प्रतिरोध तापांतर और टीसीआर के साथ ये संबंध रखता है और अगर हमारा तापांतर 0 से 100 डिग्री सेल्सियस हम लें तो प्रतिरोध में 5 से 5.23 परिवर्तन हो गया है और टीसीआर की वैल्यू अल्फा हमें ज्ञात नहीं है, हमने मान लिया कि वो अल्फा है। प्रारंभिक प्रतिरोध हमें 0 सेल्सियस पे 5 दिया हुआ है। अब हम दूसरी समीकरण बनाने के लिए प्रारंभिक ताप को एक बार फिर 0 सेल्सियस लेते हैं और प्रारंभिक प्रतिरोध को भी 5 ओम लेते हैं और अब T तापांतर पे नया प्रतिरोध 5.795 हो गया है। अल्फा वही है, शुरुआती प्रतिरोध भी 5 ओम वही है और नया ताप T हमें ज्ञात करना है। अब इस प्रश्न को हम दो तरीके से कर सकते हैं। इस पहले समीकरण से TCR का मान जो ज्ञात हुआ है वो दूसरे समीकरण में इस्तेमाल कर सकते हैं और क्योंकि प्रारंभिक ताप वही है तो TCR प्रारंभिक ताप पे निर्भर करता है, उसी मान का रहेगा। एक दूसरा सरल तरीका हो सकता है, हम दोनों समीकरणों में एक दूसरे का विभाजन कर
कर देते हैं और हम पाते हैं प्रतिरोध में हुआ परिवर्तन तापांतर के समानुपाती रूप धारण कर लेगा। भाग देने पे हम देख रहे हैं कि प्रतिरोध ताप गुणांक और प्रारंभिक प्रतिरोध एक ही मान रखते हैं, वो विभाजन में कट जाएंगे। बाद की स्थितियों में जब तापांतर 0 से T किया गया है तो प्रतिरोध में हुआ परिवर्तन 5 से 5.795, परिवर्तन 0.795 है जो तापांतर T के समानुपाती है। इसी तरह से हिमांक और वाष्प बिंदु के बीच में प्रतिरोध का परिवर्तन 0.23 तापांतर 100 डिग्री के समानुपाती है। और अनुपातिक गणना में जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो गर्म स्थितियों का ताप 345.6 डिग्री सेल्सियस हमें प्राप्त हो जाएगा। हमने जाना कि शुद्ध धातुओं में प्रतिरोध के तापीय गुणांक का मान उच्च है और ताप परिवर्तन से प्रतिरोध के मान में अच्छा खासा परिवर्तन होता है। और हम इस गुण का इस्तेमाल प्रतिरोध में हुए परिवर्तन का विद्युत मापन करके तापांतर का मान ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। और इस तरह के प्रतिरोध तापमापी में हम अक्सर प्लेटिनम या निकेल धातु के तारों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि निकेल और प्लेटिनम में प्रतिरोध में परिवर्तन और तापांतर के बीच में रेखीयता है, लीनियरिटी है। वहीं जो मिश्र धातु हैं मैंगानीन या कांस्टेंटन, इनके प्रतिरोध तापीय गुणांक के मान बहुत कम है, इसलिए इनमें तापमान में परिवर्तन होने पे भी प्रतिरोध में परिवर्तन बहुत कम होता है। और हम इन मिश्र धातुओं का इस्तेमाल प्रयोगशालाओं में जो हमारे सेतु परिपथ में मानक प्रतिरोध हम इस्तेमाल करते हैं, विभव मापी का तार है, वोल्ट मीटर में धारा मापी के सीरीज में लगने वाला गुणक प्रतिरोध इत्यादि है, इन तरह के प्रतिरोधों के लिए करते हैं ताकि तापमान में हुए परिवर्तनों से हमें मापन में त्रुटियां नहीं मिले। वहीं जो थर्मिस्टर्स होते हैं जो कि मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट या मैग्नीशियम आदि के ऑक्साइड्स के पाउडर रूप में किसी बंधक पदार्थ के साथ बनाए गए रूप होते हैं, इनमें तापमान के परिवर्तन के साथ प्रतिरोधों में होने वाला परिवर्तन है वो बहुत अधिक मान का होता है। थर्मिस्टर बहुत अधिक ताप संवेदी प्रतिरोध मान रखते हैं और ऊंचे प्रतिरोध तापीय गुणांक के कारण जो अक्सर ऋणात्मक प्रवृत्ति का भी है, ताप बढ़ने पे प्रतिरोध का मान घटता है। हम पाते हैं कि जब एक छोटा सा ही तापमान परिवर्तन किया जाता है लगभग 10 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे प्रतिरोध मान में कई गुना परिवर्तन हो जाता है। थर्मिस्टर का उच्च ताप संवेदी प्रतिरोध मान हमें बहुत सुगराई तरीके से अल्प तापमान परिवर्तन के भी मापन की सुविधा प्रदान कर देता है। तो हम तापमान के मापन के लिए और ताप आधारित नियंत्रण प्रणालियों के लिए थर्मिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है इस वीडियो की मदद से आपको विद्युत प्रतिरोधकता किन कारकों पर निर्भर करती है उसे समझने में मदद मिली होगी। आप यांत्रिक कार्य, अशुद्धि मिलाने और ताप के परिवर्तनों से प्रतिरोधकता में होने वाले परिवर्तनों को भी समझे हैं और प्रतिरोध ताप गुणांक से संबंधित जो संख्यात्मक प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं उनकी भी पकड़ बनी होगी। हमारी इसी श्रृंखला की दूसरी वीडियो की मदद से आपकी भौतिकी की विषय समझ पैनी और परीक्षा उपयोगी बनेगी। अगर आपको हमारा ये शिक्षण कार्य पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।